नमस्कार। 5 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और 429 सीटों पर वोटिंग हो गई है। लेकिन यह कमाल की बात है कि इस बार अभी तक किसी पार्टी को यह अंदाजा नहीं हो रहा है कि उसका कौन सा मुद्दा चल रहा है, उसका कोई मुद्दा चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। प्रचार में वह कौन सी ऐसी बात कह रही है पार्टी जिसको लेकर के लोग गंभीर हैं या जिस पर सोच करके लोग वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसको रियल टाइम में फीडबैक मिलता है, जिसके पास चुनाव प्रबंधन का इतना बड़ा सेटअप है, ढांचा है, इतना कनेक्ट है जमीन पर आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नेटवर्क है, उसको भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मुद्दा लोगों को अपील कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी हैं वो भी इस दुविधा में है कि उनका कौन सा मुद्दा चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है, किस पर फोकस करना चाहिए, किस पर नहीं फोकस करना चाहिए। और यही कारण है कि हर चरण के बाद चुनाव कैंपेन में कुछ नई चीज ऐड हो जा रही है, कोई नई बात आ जा रही है, किसी चीज को छोड़ दिया जा रहा है। ये अभी तक चल रहा है। ये ट्राई करने, आजमाने और छोड़ने का सिलसिला 5 चरण के चुनाव तक चल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पहले चरण के बाद से जो प्रचार का तरीका बदलना शुरू हुआ वो 5वें चरण तक जारी है। पहले चरण तक भारतीय जनता पार्टी इस अंदाज में चुनाव लड़ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की कंटिन्यूटी के नाम पर वोट मांगना है। ये कहना है कि तीसरा टर्म आप देंगे प्रधानमंत्री मोदी को तो वो और ज्यादा काम करेंगे और विकास की जो रफ्तार अभी देश ने पकड़ी है उस रफ्तार से देश आगे बढ़ता रहेगा। देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। ये तमाम बातें जो लगातार कही जा रही थी उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था और उन्हीं पर पार्टी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद बांसवाड़ा में 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने टोन बदला भाषण का, प्रचार का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष का इंडी गठबंधन है वो अगर सत्ता में आया तो लोगों की संपत्ति छीन करके मुसलमानों को दे दी जाएगी। उन्होंने ये कहा था मुसलमान, तो उन्होंने बाद में ऐड किया इस बहाने की कि मनमोहन सिंह ने कभी कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये अगर विपक्षी गठबंधन सरकार में आएगा तो जो घुसपैठिए हैं उनको या जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको देश की संपत्ति जो है बांट दी जाएगी। वहां से हिंदू मुस्लिम का चुनाव बनना शुरू हुआ। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये धीरे धीरे एग्रेसिव होते गए, प्रधानमंत्री भी और उनके सहयोगी भी। एक बार में कुछ नहीं कहा गया, एक बार में सारी बातें नहीं कही गई। दूसरे चरण में यह कहा गया कि संपत्ति छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। तीसरा चरण आया तो कहा गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन करके जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलमानों को दे देंगी। इसका प्रचार होता रहा। जब चौथा चरण आया तब जाकर के ये कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो वो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो कानून है उस कानून को बदल देगी। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि बाबरी ताला लगा देगी। और 5वें चरण के मतदान के पहले यह भी कहा जाने लगा कि अगर कांग्रेस आती है तो अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगी। ये इस लेवल तक प्रचार पहुंचा है। और ये दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के बाद, मतलब दूसरे से 5वें चरण, इसमें कम्युनल एंगल लगातार ऐड होता गया। राम मंदिर का भी मुद्दा हो गया, हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा हो गया, आरक्षण छीन कर मुसलमान को देने का मुद्दा हो गया। पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ये मुद्दा भी आ गया। और ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि 5वां चरण आने तक, 5वें चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने यह कहा कि अगर मोदी जीतते हैं तो 6 महीने के भीतर पीओके भारत का हो जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा। तो चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, ये सब चुनाव में पहले दिन से बीजेपी ने नहीं शुरू किया, एक बार में नहीं शुरू किया। पहले चरण में कुछ और प्रचार होता रहा, दूसरे चरण में कुछ चीजें ऐड हुई, तीसरे चरण में और चीजें ऐड की गई, चौथे चरण में कुछ और चीजें जुड़ी, 5वें चरण में आकर के और कई चीजें जुड़ गई, ज्यादा एग्रेसिव हो गया कैंपेन। तो ये क्रमशः बढ़ता गया। इससे कई लेवल पर मतदाताओं में कंफ्यूजन भी दिखा। हालांकि ये भी हो सकता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति हो, स्ट्रेटेजी हो कि जब तक चुनाव दक्षिण के राज्यों में है इस तरह के मुद्दों का कोई ज्यादा असर नहीं होना है और उत्तर भारत के राज्यों में अभी कम सीटों पर चुनाव हो रहे थे। अब जो चुनाव बचा हुआ है वो पूर्वांचल का चुनाव है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर बिहार का चुनाव है, पश्चिम बिहार का चुनाव है,
जहां की 40-45 सीटें, बंगाल का चुनाव है जो बचा हुआ चुनाव है, तो ये करीब 60 के करीब सीटें ऐसी हैं 114 में जहां इस तरह के मुद्दे बहुत अपील कर सकते हैं। तो ये भी रणनीति हो सकती है कि पहले कम रखा जाए, पहले थोड़ा उदार रखा जाए, कैंपेन थोड़ा लिबरल रहे, थोड़ा सहज तरीके से हो और उसके बाद उसमें और एग्रेशन लाया जाए। तो वो आया है कैंपेन। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा है, कैंपेन बदलता गया है, कैंपेन एग्रेसिव होता गया है, मतदाताओं को पोलराइज करने वाला कैंपेन होता गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पहले अपनी गारंटियों पर चुनाव लड़ रही थी, जो घर घर गारंटी की योजना शुरू की गई थी। कांग्रेस अपना गारंटी पत्र बांट रही थी। दिल्ली से ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कैंपेन को लॉन्च किया था, लेकिन बाद में उस कैंपेन का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चला। इंडिविजुअल कई जगह कैंडिडेट्स ने जरूर गारंटी पत्र भरवाए, लेकिन कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर उस गारंटी पत्र को भरवाने और लोगों को गारंटी दे करके उस अपनी तरफ करने की योजना को छोड़ दिया। पहला चरण बीतने के बाद कांग्रेस का कैंपेन भी पूरी तरह से इस बात पर चला गया कि संविधान समाप्त करेगी भारतीय जनता पार्टी, वो आरक्षण समाप्त कर देगी, लोकतंत्र समाप्त कर देगी, ये बातें कही जाने लगी। दूसरे चरण के बाद या संभवतः तीसरे चरण के बाद राहुल गांधी हर सभा में संविधान की एक प्रति लेकर के मंच पर जाने लगे और वो लोगों को दिखा करके दावा करते थे कि ये भारत का संविधान है, जिसको भारतीय जनता पार्टी आ गई तो फाड़ करके फेंक देगी कचरे के डब्बे। ये कहना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने जहां इसी के जवाब में जब तीसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू किया, जब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आरक्षण छीन लेगी, आरक्षण समाप्त कर देगी बीजेपी, तब बीजेपी की तरफ से कहा जाने लगा कि कांग्रेस आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी। तो ये कांग्रेस का कैंपेन भी पहले चरण के बाद से बदलता गया। अब वो इस पर फोकस हो गया, गारंटियों का जिक्र कम हो रहा है और इस पर फोकस हो गया कि संविधान, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस पर ज्यादा प्रचार हो रहा है। इसी तरह से कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों में से ऐसा लग रहा है कि किसी को यकीन नहीं है कि उसकी कौन सी बात अपील कर रही है। जैसे महिलाओं का मतदान ज्यादा हुआ कई राज्यों में, बंगाल, बिहार, कई राज्यों से ये आंकड़े आए कि महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है। तो ये कहा जाने लगा कि वो वोट दोनों ने दावा किया, बीजेपी ने दावा किया कि हमारे लिए है, कांग्रेस ने दावा किया कि हमारे लिए है। बीजेपी का दावा इस वजह से है कि महिलाएं जो है मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी को पसंद करती हैं, क्योंकि उन्होंने शौचालय बनवाए हैं और 5 किलो अनाज दे रहे हैं और लखपति दीदी बना रहे हैं। उनकी विमेन सेंट्रिक कई योजनाएं हैं जिनकी वजह से उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस के सिलेंडर दिए। तो उस आधार पर बीजेपी का कहना है कि इस योजना का लाभ हमको मिल रहा है। महिलाओं के ज्यादा निकलने का मतलब है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है, वो बीजेपी को वोट कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि उसने हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए हर साल देने का जो वादा किया है, वो वादा घर घर पहुंचा है और महिलाएं उसकी वजह से वोट डाल रही हैं। अब ये सचमुच कांग्रेस का बहुत बड़ा वादा है। 1 लाख रुपए अगर घर की एक भी महिला को, हर गरीब घर की एक भी महिला को आइडेंटिफाई करके 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो इसका मतलब है 8,500 रुपए महीना। तो ये 8,500 रुपए महीना एक बड़ा वादा है। इस पर महिलाएं आ सकती हैं। तो कांग्रेस का दावा है कि महिलाएं इस वादे को समझ गई हैं और इसलिए उनको वोट कर रही हैं। लेकिन अपने वादे पर किस तरह से कांग्रेस को भरोसा नहीं था कि उसने चौथे चरण में आकर के ये अनाउंस किया कि उसकी सरकार बनी तो 10 किलो अनाज दिया जाएगा। अगर कांग्रेस को 10 किलो अनाज का वादा करना था तो ये चुनाव के पहले कर सकते थे और उसको कैंपेन का पार्ट बना सकते थे, लेकिन वो चौथे चरण में आकर के कहा कि 10 किलो अनाज देंगे। अब उसको लग रहा है कि 10 किलो अनाज और 1 लाख रुपया महिलाओं को देने का है। इसके लिए महिलाएं अब ज्यादा संख्या में निकल रही हैं और कांग्रेस को वोट कर रही हैं। इसी तरह से यूथ के वोट को लेकर के भी दोनों का दावा है। बीजेपी का कहना है कि यूथ भी नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता है। यह भी माना जा रहा है कि यूथ जो है वो सांप्रदायिक प्रचार से सबसे ज्यादा उद्वेलित होता है और उसकी वजह से वो बीजेपी को वोट कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि उसने जो अप्रेंटिसशिप की योजना घोषित की है और कहा है कि 21 से 25 साल तक की उम्र में जिस युवा के पास डिग्री या डिप्लोमा होगा और नौकरी नहीं होगी, उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे हर साल, यानी उनको 8,500 रुपए दिए जाएंगे। तो ये योजना अब इस आधार पर कांग्रेस का कहना है कि उसकी ये योजना युवाओं को लुभा रही है और युवा उसको वोट करने जा रहे हैं। तो इस तरह के, लेकिन अगर कांग्रेस भी अपने बहुत भरोसे में होती तो इसी बात पर फोकस करती फिर, लेकिन फोकस उसका भी इस पर नहीं है। वो भी कई चीजें आजमा रही है, जैसे बीजेपी भी कई चीजें आजमा रही है। तो ये जनता का चुप हो जाना, देखिए जनता ये कई 5 चरण के मतदान में तमाम मीडिया समूहों ने इस बात को देखा है कि इस बार जनता चुप है, जनता बोल नहीं रही है।
लोग खुल करके नहीं कह रहे हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। लोग किसी एक खूंटे से बंधे हुए भी नहीं दिख रहे हैं, किसी एक आइडियोलॉजी से बंधे हुए नहीं दिख रहे हैं। कई जगह पर चुनाव बहुत बहुत लोकलाइज हो गया है, कैंडिडेट सेंट्रिक हो गया है। उम्मीदवार को देख करके, उसकी जाति को देख करके लोग वोट कर रहे हैं। कई जगह जो दूसरे जो गठबंधन का सामाजिक समीकरण है उसके हिसाब से लोग वोट दे रहे हैं। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन बना है और दोनों बड़ी पार्टियां इस कंफ्यूजन की वजह से ही तरह तरह के वादे कर रही हैं। कभी एक चीज आजमाई जा रही है, कभी दूसरी चीज आजमाई जा रही है। जिस पर रिस्पांस थोड़ा मिल रहा है उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, फिर उसको छोड़ करके कोई नई चीज लाई जा रही है। तो ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव 5 चरण हो गया, लगभग 3/4 सीटों पर मतदान हो गया। इसके बावजूद अभी तक ये मामला 3/4 से ज्यादा ही सीटों पर मतदान हो गया और अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। किसी पार्टी को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि उसका कौन सा एजेंडा है जिस पर लोग उसको वोट दे रहे हैं और लोग सचमुच उसी को दे रहे हैं या कुछ और हो रहा है अंदर, पता नहीं चल रहा है। ये पहली बार इस तरह का कंफ्यूजन इतनी देर तक बना रहा है। धन्यवाद।